हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे देश में बैंक क्यों हो रहे हैं लाचार। यस बैंक क्राइसिस, यस बैंक के पीछे क्या कारण था कि वह डूबा है। इसके साथ पिछले 10 से 12 वर्षों में जितने भी बैंक डूबे हैं उसके डूबने का सबसे बड़ा कारण क्या था। पिछले अगर 10 वर्षों के आंकड़े देखे जाएं तो इस वर्ष मार्च से पहले तक कम से कम 15 बैंक, इसमें गवर्नमेंट व प्राइवेट दोनों शामिल हैं, जिस पर संकट चाहे वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ज़रूर आया। इसमें से कुछ तो मार्केट से गायब ही हो गए हैं, कुछ को बस सरकार किसी न किसी रूप में उन्हें ज़िंदा रख रही है। उनको पैसा हर वर्ष जब बजट जारी किया जाता है तो उसमें उनके लिए भी पैसा दिया जाता है, जिसके माध्यम से आज गवर्नमेंट बैंक जिंदा है। उदाहरण के रूप में हम आज यस बैंक के माध्यम से समझेंगे कि कैसे कोई बैंक दिवालियापन का शिकार हो जाता है। किसी भी बैंक को चालू खाता, बचत खाता और सावधिक जमा से धन प्राप्त होता है और बैंक इन पर धन के हिसाब से ग्राहकों को एक निश्चित ब्याज देता है। जमा धन का एक निश्चित राशि बैंकों को अपने पास रखना होता है ताकि आरबीआई के शर्तों को पूरा किया जा सके। उसके बाद बचा जो धन होता है, जो इस तरह से आरबीआई के पास रखने के बाद जो बैंकों के पास बचता है वही पैसे को या उसी धन को बैंक लोन देती हैं। चाहे वो बड़े बड़े निवेशक होते हैं या कोई भी कंपनी खोलनी होती है, उसको ये बैंक लोन देते हैं और उस पैसे से ब्याज प्राप्त करते हैं और फ़ायदा कमाते हैं। यहाँ तक यह भी धन CRAR कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो के दायरे में रखनी होती है, जिसे बैंकिंग सेक्टर में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी कि पूंजी प्रचुरता अनुपात के नाम से जाना जाता है। ब्याज से प्राप्त आय और धन की लागत के बीच के अंतर को नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM या सकल ब्याज संचय कहते हैं और वास्तव में यही बैंकों का असली मुनाफा होता है, जिसके माध्यम से वे अपने कर्मचारियों को वेतन देती हैं या अलग अलग कहीं पे बैंकिंग जो होता है ना कि सेंटर खोले जाते हैं या नए ATM खोले जाते हैं। चूँकि NIM हमेशा सकारात्मक होता है, इसलिए बैंकों को हमेशा लाभ होते ही दिखाया जाना चाहिए। कर्ज देने वाले बैंकों का एक महत्वपूर्ण काम यह भी होता है कि जिसको भी कर्ज दिया गया है, क्या वह व्यक्ति या कंपनी या संस्था समय समय पर अपना किस्त दे रही है या नहीं। मूलधन पर ही ध्यान नहीं रखा जाता, बल्कि उसके साथ ही ब्याज पर भी ध्यान रखा जाता है कि जो पैसा लिया गया है मूलधन, उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो क्या व्यक्ति, कंपनी या संस्था जमा कर रही है या नहीं। इसके साथ ही क्या बैलेंस शीट और मुनाफे तथा घाटे से संबंधित डाटा का विवरण ऑडिट किया गया या नहीं। सारी जानकारी भी, सारा ये जो होता है कि डाटा है, ये सभी बैंकों के हाथ में होता है। इसके साथ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी निगरानी संस्था है बैंकों के पास, लगभग 10 स्तरों पे बैंकों की निगरानी की जाती है। अभी मैं लगभग 10 के बारे में बात करूँगा कि 10 स्तर पर, 10 लेवल पर तैयारी, 10 लेवल पर निगरानी की जाती है, लेकिन फिर भी इतने बड़े घोटाले हो जाते हैं समय समय पे। आप देखते भी होंगे कि एक वर्ष में कम से कम 2 से 3 बैंकों के घोटाले सामने आए हैं और ये जो आपकी पिछला 3 से 4 साल ऐसा बीता है कि 8-8, 10-10 बैंकों के घोटाले सामने आ रहे हैं। बताया गया है कि बैंकों से मिली जानकारी के अनुसार बैंकों की निगरानी बहुस्तरीय मल्टी लेवल की होती है, अर्थात परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, लेकिन हर वर्ष छोटी से छोटी गलतियों के कारण से 2 से 3 बैंक दिवालियापन के शिकार हो जाते हैं। अब ये 10 लेवल कौन कौन से हैं, एक एक के मैं बारे में बात करूंगा। बैंकों की निगरानी लगभग 10 स्तरों पर होती है। पहला है आपका बैंकों की वित्तीय समिति, दूसरा है निदेशक मंडल, तीसरा है आंतरिक ऑडिट, चौथा है बाह्य समवर्ती ऑडिट, पाँचवा है RBI द्वारा अनुमोदित वैधानिक ऑडिटर, छठे नंबर पे आते हैं शेयर धारकों की आम सभा, 7वां नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है RBI का डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम DBOD के नाम से जानते हैं। 8वां है बाज जैसी नज़रों वाला विश्लेषक, जो इस तरह से बताते हैं कि ये बैंक घाटे में चल रहा है, ये फ़ायदे में चल रहा है, ऐसा इसको करना चाहिए। 9वें नंबर पे है इन सब के ऊपर एक अदृश्य बाजार, जो सूचीबद्ध कंपनियों के रूप में दर्ज बैंकों के मामलों में इनाम या दंड देता है कि आपका ये भारत के टॉप 10 बैंक है, इनको ये इतना फ़ायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ, इनको इनके ऊपर ये ऐसा जुर्माना लगाया गया, इन्होंने गलती की, सारी जानकारी ये रखी जाती है। 10वां नंबर पे आता है, इसके अलावा वित्त मंत्रालय में वित्त सेवा विभाग भी है, जिसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक निश्चित आकार के हर सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंक पर नज़र रखे, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक शामिल होते हैं। तो इतना बड़ा सुरक्षा घेरा होने के बाद अगर ऐसी गड़बड़ी हो रही है बैंकिंग सेक्टर में, तो सवाल उठना तो सभी के लिए एक तरह से संभव बन जाता है। इतने बड़े सुरक्षा घेरे के बावजूद भी कुछ कर्ज वास्तविक व्यावसायिक नाकामियों के कारण NPA में बदल जाते हैं। NPA क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहीं पर बात कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ रहा होगा।
जो बैंक होते हैं जब किसी भी कंपनी को या किसी भी को जो निवेशक होते हैं उनको जो पैसा देती है और वो पैसा समय से वो नहीं लौटा पाते हैं बैंक को, तो वो धीरे धीरे बहुत अधिक समय तक बढ़ जाता है, 8 साल 10 साल इस तरह से चला जाता है एक लिमिट के बाद, तो उसे ही एनपीए के रूप में कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। किसी कर्ज को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाए, इसका निर्धारण आरबीआई के नियमों और निर्देशों के अनुसार ही होता। एक बार किसी कर्ज को एनपीए घोषित किए जाने के बाद बैंक को अपने लाभांश या मुनाफे में से कटौती करना होगा, जिसके बाद उस बैंक की आय और लाभ में प्रभाव पड़ता है। और यदि किसी भी बैंक का एनपीए लगातार बढ़ रहा हो तो समझिए कि उस बैंक पर एक बड़ा संकट जल्द ही आने वाला है। और यही घटना यस बैंक के साथ हुआ। इसके पहले भी जो बैंक डूबे हैं, चाहे आप पीएमसी वाला देख सकते हैं या अभी पीएनबी, ऐसे जो बैंकों के नाम आपने सुना होगा समाचार और न्यूज़पेपरों के माध्यम से, उनके साथ भी यही हुआ कि उनका जो एनपीए है वो लगातार तेज़ी से बढ़ता गया, जिसके कारण से वो बैंकों के ऊपर संकट आ गया। और ऐसा लगता है कि यस बैंक निगरानी के सारे लगभग 10 चरणों से बच निकला और उसने हर तिमाही में मुनाफा दिखाया आरबीआई को, जबकि बैंक घाटे में चल रही थी। और यस बैंक ने जनवरी और मार्च 2019 में पहली तिमाही में अपने घाटे का खुलासा किया, जब मामला बिगड़ चुका। इसके बाद भी डीबीओडी को कोई खतरे का अंदाजा नहीं हुआ। मिली जानकारी के अनुसार यस बैंक ने 2014 में ही खुली रूप से कर्ज बांट रही थी। ये रहे बैंक के बैलेंस शीट के आधिकारिक आंकड़े। आप इसे इमेज से देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको डाटा, बहुत ही सटीक डाटा यहाँ पे मिल रहा है। आप इससे ये पूरा यस बैंक का जो डाटा शीट है आप समझिएगा कि ये कहाँ से दिया गया है। देखिए 2014 से लेके मार्च 2014 से लेके मार्च 2019, लगभग 5 सालों का डाटा है कि कब किस वर्ष में यस बैंक ने कितना पैसा कर्ज के रूप में दिया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मार्च 2014 में 55,633। देखिए मार्च 2014 और मार्च 2015 का अंतर जो है, जो डिफरेंस वो आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे कितना परसेंट की वृद्धि हुई है। इसके बाद आप पूरा यहाँ पे देख ले रहे होंगे तो मार्च 2019 का सबसे नीचे है 2,41,499 करोड़ रुपए का इस तरह से कर्ज इस यस बैंक के ऊपर मार्च 2019 तक था। और इधर आप समझ पा रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। लगभग 1 साल हो गया मार्च 2019 से मार्च 2020 तक। इस आंकड़े को समझने के लिए आप कृपया मार्च 2014 से मार्च 2019 के बीच आई उछाल पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे दोनों के अंतर देखिएगा, 55,633 और वहीं 75,550। इसके बीच का जो अंतर है, अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो लोन बुक में 35% की वृद्धि दर्ज की गई है प्रति वर्ष के हिसाब से। हैरान करने वाली बात यह भी है कि इस आंकड़े में वे भी वर्ष हैं जब देश भर में नोटबंदी हुई थी। आपको याद होगा नोटबंदी में कि कितना पैसा आपको परेशान हुए थे आप पैसा लेने के लिए। 2016 और 17 व 2017-18 के दौरान बढ़ोतरी के आंकड़े तो समझ नहीं आ रहा है कि इतना पैसा इस यस बैंक के पास कहां से आया और इतना पैसा इन्होंने जो कंपनियों को बांट रखा या कोई संस्था होगी जो लिया होगा। अभी तो नाम नहीं सामने आया है कि किसको यस बैंक ने इतना अधिक पैसा दिया है। यहाँ पर 5 से 6 सवाल एक ही साथ बनते हैं। पहला सवाल ये बनता है कि 2014 मार्च के बाद किस समिति या किसने नए ऋण देने की मंजूरी दी। दूसरा सवाल है, क्या यह बात आरबीआई और गवर्नमेंट को पता नहीं था। तीसरा सवाल है, क्या आरबीआई या गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए इन सुरक्षा टीम ने वर्ष के अंत में इन आंकड़ों पर सही से ध्यान नहीं दिया, जो अभी 10 स्टेप हमने बताया है। चौथे नंबर पे है कि जनवरी 2019 में जब आरबीआई ने यस बैंक के सीईओ को हटाकर नए सीईओ को नियुक्ति की तो फिर भी कोई सुधार क्यों नहीं हुआ। पांचवा सवाल है कि मई 2019 में आरबीआई ने यस बैंक बोर्ड में अपने एक अधिकारी को शामिल भी किया था तो भी सुधार क्यों नहीं हुआ। छठा सवाल यह है कि जनवरी और मार्च 2019 के पहले तिमाही में जब यस बैंक ने घाटा दिखाया है तो मार्च 2019 में आरबीआई ने कदम नहीं उठाकर क्यों मार्च 2020 में लगभग 1 वर्ष के बाद क्यों ये आपका जो लिमिट है कि 50,000 आप निकाल सकते हैं, जिसके घर बहुत ज़रूरी हो वो 5 लाख निकाल सकता है, ऐसा कठोर कदम क्यों 1 साल पहले नहीं उठाया गया। ऐसे सवाल बनते हैं। हैरान करने वाली बात यह भी है कि आरबीआई बैंक और गवर्नमेंट की ओर से उठाए गए कठोर कदम का अभी तक किसी ने कोई सटीक जवाब नहीं दिया। इस घटना से तो साफ पता चलता है कि सरकार की मंशा साफ है कि यस बैंक सार्वजनिक क्षेत्र से खत्म हो जाए। सोशल मीडिया को आज सभी हर मामले में दोषी बता रहे हैं, लेकिन इसकी पूरी जानकारी और सरकार अगर आज यस बैंक को बचा रही है, चाहे वो एसबीआई के माध्यम से, तो सबसे बड़ा हाथ सोशल मीडिया का है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ही
पूरे देश को पता चला कि कैसे यस बैंक में धोखाधड़ी हुआ है, कब कब किन स्टेपों में या किन जो अभी हमने बताया कि सिक्योरिटी वाले जो प्रॉब्लम आ रही थी किसके कारण से ये गलती पाई गई है। तो ये कहीं ना कहीं उसका भी हाथ है, सोशल मीडिया के कारण से ही आपको ये सटीक जानकारी मिल पा रही है। उसमें हम लोग का भी थोड़ा बहुत अगर योगदान मान सकते हैं तो मान सकते हैं, नहीं तो ये सोशल मीडिया का ही एक तरह से देन है कि जिसके माध्यम से आपको पूरी देश में जो भी हो रहा घटनाएं घटित हो रही हैं सभी जानकारी समय पे मिल पा रही हैं। लोगों को और विपक्षी सांसदों को सरकार से मांग करनी चाहिए कि बड़े बड़े बैंक डिफाल्टर के नाम प्रकाशित किए जाए और उनके स्पष्टीकरण मांगा जाए कि कर्ज क्यों लिया, कितना लिया और अभी तक जमा क्यों नहीं कर सके। और इसके अलावा इतने बड़े सुरक्षा घेरे के बाद इतना बड़ा घोटाला हो जाना, इस मामले में छोटे अधिकारी के साथ साथ कुछ बड़े अधिकारी भी होंगे शामिल, तभी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। आरबीआई उसकी जांच पहले करे और पता करे कि पिछले 10 से 15 वर्षों में कहां पर कितनी बड़ी घटनाएं और किस अधिकारी के माध्यम से हुई हैं। ऐसी घटित घटनाओं से सरकार और आरबीआई को तो कम नुकसान होता है, सबसे अधिक नुकसान गरीब जनता जिसने अपने खून पसीने की कमाई को इकट्ठा करके इन बैंकों में रखा है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। आज भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत आपको क्यों दिख रही? क्योंकि इसमें अमीरों का पैसा नहीं है बल्कि उन गरीबों का पैसा है। जो आप ये इमेज देख सकते हैं कि चाहे वो कूड़ा या कोई भी ऐसा काम कठिन से कठिन काम करके भी पैसा इकट्ठा करके एक पैसा इकट्ठा करके वो बैंकों में जमा करते हैं, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जो धनी लोग हैं वो तो अमीर लोग हैं, वो तो लेके विदेश चले जा रहे हैं, चाहे आप विजय माल्या, नीरव मोदी को नाम तो देख ही सकते हैं, लेकिन मौका मिलते ही सरकार व बैंक जनता को मजबूर बनाना नहीं छोड़ते हैं। ये पहली दूसरी बार नहीं है बल्कि अब तक हजारों बार ऐसा हो चुका है, लेकिन फिर भी आज भी गरीब जनता का विश्वास बैंकों पर और सरकारों पर है। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि लेकिन ये विश्वास कब तक रहेगा? क्या वही समय दोबारा आएगा जब लोग पैसा बैंक में न जमा करके सरकार के पास, या सरकार इस तरह से कहती है कि अकाउंट खुलवा लीजिए, ये करवा लीजिए, उस पर न जमा करके उस पर ध्यान न देकर वह दोबारा वही पैसा अपना जो ज़मीन में पहले गाड़ के रखा जाता था उसी तरह से क्या रखना शुरू करेगी? आरबीआई के अनुसार प्राप्त आंकड़ों के हिसाब से 31 मार्च 2015 तक सभी सार्वजनिक बैंकों का कुल एनपीए का जो कर्ज है वो 2,79,016 करोड़ रुपए था। 31 मार्च 2018 तक ये बढ़कर लगभग 9 लाख करोड़ रुपए हो गया है और 31 दिसंबर 2019 तक कुछ घटा है, लेकिन फिर भी बहुत ही अधिक है। 7,16,652 करोड़ आज भी पूरे देश में, पूरे भारत में बैंकों के ऊपर इतना अधिक कर्ज है। पिछले 6 माह पहले भी आपने कई बैंकों के नाम सुने थे। अभी जैसे हमने आपको बताया पीएमसी बैंक हुआ, पीएनबी, ऐसे बैंकों के नाम आपने पिछले 6 महीने या साल भर के अंदर कई बार आपने सुन चुके होंगे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बैंक अब कमज़ोर हो रहे हैं। दूसरी तरफ हर दुर्घटना के बाद राजनेताओं और अधिकारियों का एक ही बयान, रटा रटाया बयान आता है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मगर लोगों की खून पसीने की कमाई घबराहट तो होती है, क्योंकि अमीरों का तो पैसा डूबता है, आपको पता है। यहाँ पर मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूँ, प्रश्न क्या अब पूछूं, पहले जो इतने प्रश्न पूछ लिए हैं, इसलिए आपको अपने हिसाब से जो भी प्रश्न लगेगा या जिस तरह से भी आपको कुछ समझ में आएगा बैंकों के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी आप ज़रूर बताइएगा। कि इसके अलावा जो भी मैंने आपको बताया कि इन स्टेपों के कारण से, इन गलतियों के कारण से बैंक भारत के डूब रहे हैं, उसे कैसे बचाया जाए और आगे कौन से बैंक डूब सकते हैं, सारी जानकारी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।